इलेक्ट्रोड जो मेटेलिक कंडक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, इसको दो कैटेगरी में रखा गया, एक को कहा गया एनोड, एक को कहा गया कैथोड। तो इसको समझने के लिए हम लोग सिंपल सा कंटेनर लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चे? कंटेनर लेंगे। क्या लेंगे? कंटेनर लेंगे। कंटेनर में आप एक सॉल्यूशन डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ध्यान रहे कोई भी सॉल्यूशन हम नहीं डाल सकते हैं जिस सॉल्यूशन में आयंस होगा। आयंस जैसे मान लीजिए ए नाम का एक कैटायंस है इसमें और बी नाम का एनायंस है। ये इलेक्ट्रोलाइट का। तो ये सॉल्यूशन में क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइटिक, क्योंकि इसमें फ्री आयंस है। इसमें क्या है? फ्री आयंस है। अब इसमें क्या करते हैं? मेटल के दो प्लेट को हम लोग, दो मेटल के रॉड को इसमें डुबा देते हैं। सॉल्यूशन डुबा दिए और अब इस हम रॉड को क्या करते हैं? दोनों को इलेक्ट्रोड कहेंगे और दोनों को हम लोग जोड़ दिए किससे? बैटरी से। एक को जोड़ दिए बैटरी के पॉजिटिव से, एक को जोड़ दिए नेगेटिव से। तो जिसको हम लोग पॉजिटिव से जोड़ देते हैं उसको एज पर कन्वेंशन एनोड प्लेट बोलते हैं और जिसको नेगेटिव से जोड़ते हैं उसको हम लोग कैथोड प्लेट बोलते हैं। ओके, अब देखिए जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे एनोड और कैथोड प्लेट को आपस में जोड़ देते हैं सर्किट से, तो क्या होता है? एनोड के थ्रू करंट जो होता है, करंट जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट, वो एनोड के थ्रू सॉल्यूशन में एंटर करेगा। तो क्या कहेंगे? जिस इलेक्ट्रोड से करंट सॉल्यूशन में एंटर करे, करंट का सिंबल क्या होता है आप जानते हैं बच्चे? आई होता है। आई से हम लोग करंट को डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को। तो जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन में एंटर करे उसको हम लोग बोलते हैं एनोड। देखिए एनोड से करंट एंटर करेगा और कैथोड से करंट बाहर निकल जाएगा। तो पूछेगा कैथोड किसको कहेंगे? तो वह इलेक्ट्रोड जिससे करंट जो है आपको बाहर निकलता है। तो करंट कैथोड से बाहर निकलता है सॉल्यूशन से और एनोड के द्वारा सॉल्यूशन के अंदर एंटर करता है। किसके द्वारा? एनोड के द्वारा। तो ये हम एनोड कैथोड को इस तरह से, तो आपसे पूछेगा करंट के डायरेक्शन के बेसिस पे आप बताइए एनोड किसको करते हैं और कैथोड किसको करते हैं। तो बड़ा सरल भाषा में आप बताएंगे कि एनोड वह इलेक्ट्रोड होगा जिससे करंट सॉल्यूशन में एंटर करे, देखिए एंटर कर रहा है, और कैथोड वह होगा जिससे करंट, इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन से बाहर निकले। ठीक है, लेकिन आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि करंट के डायरेक्शन, करंट के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट चार्ज का मूवमेंट होता है, चार्ज जस्ट उल्टा होता है। तो अगर एनोड से करंट सॉल्यूशन में एंटर कर रहा है तो चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज आपको एनोड से बाहर निकलेगा। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, ये बाहर निकलेगा और कैथोड से चार्ज जो है सॉल्यूशन में एंटर करेगा। तो कहेंगे जिस इलेक्ट्रोड से चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन से बाहर निकले उसको बोलते हैं एनोड, और जिससे करंट अंदर जाए। देखिए चार्ज बाहर निकल रहा है, करंट अंदर आ रहा है, चार्ज बाहर निकल रहा है, करंट अंदर निकल आ रहा है। किससे? एनोड से। तो बड़ा सिंपल भाषा में कहेंगे एनोड किसको कहते हैं? विच थ्रू इलेक्ट्रिक करंट एंटर इनटू द सॉल्यूशन। तो आप एनोड के बारे में सिंपल भाषा में कहेंगे कि वह इलेक्ट्रोड विच थ्रू इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स इनटू द सॉल्यूशन। बस इतना याद रखिए, यानी जिस इलेक्ट्रोड के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट एंटर करे उससे हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड। या बोल सकते हैं और विच थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज लीव द सॉल्यूशन, लीव द सॉल्यूशन। तो अगर चार्ज के बेसिस पे आपसे पूछे कि एनोड किसको कहेंगे तो कहना कि जिस इलेक्ट्रोड के थ्रू चार्ज आपको सॉल्यूशन को छोड़ के बाहर निकल जाए उसको बोलेंगे हम लोग एनोड। या अगर आपसे बोले कि भाई हमें करंट की डायरेक्शन में बताइए तो जिस थ्रू करंट एंटर करे, तो एनोड से करंट सॉल्यूशन में एंटर करेगा, चार्ज बाहर निकलेगा। और कैथोड का जस्ट उल्टा, नहीं भी याद रखें तो उल्टा बोल दीजिए। कैथोड हम उसको कहेंगे जिसके द्वारा क्या हो? विच थ्रू करंट, करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट, लीव द सॉल्यूशन, लीव द सॉल्यूशन, तो कैथोड कह देंगे। या आप कह सकते हैं विच थ्रू इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंटर इनटू द सॉल्यूशन, जस्ट उल्टा। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? कैथोड। तो कैथोड क्या होगा? वह प्लेट जिससे इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकले और चार्ज अंदर जाए, इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकले चार्ज अंदर जाए, उसको कैथोड। या उल्टा एनोड के लिए कर देंगे। तो ये कैथोड एनोड का मेन डिफरेंस हो गया, लेकिन दोनों मेटल का ही प्लेट होगा, दोनों इलेक्ट्रोड ही होगा, दोनों क्या होगा? मेटेलिक कंडक्टर ही होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए एक और तरीका है एनोड और कैथोड को पहचानने का, बड़ा सिंपल, केमिस्ट्री वाले इसको समझाते हैं कि जैसे ही करंट सॉल्यूशन में एंटर होगा, इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन में एंटर करेगा, वैसे ही क्या होगा? रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा।
यानी इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। तो कहता है जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ा सरल भाषा में कहेंगे, एट विच ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का लूज होना, इलेक्ट्रॉन त्याग होना, ऑक्सीडेशन अकर्स, कॉल्ड एनोड। तो एनोड किसको बोलेंगे? जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, जिस पर कौन सा रिएक्शन होता है, पूछेगा एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, सिंपल बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन का लूज करना। ऑक्सीडेशन का मतलब, जैसे मान लीजिए एम नाम का कोई एटम है, सपोज हमने एक हाइपोथेटिकल सिंबल ले लिया एम, एम मतलब किसी एलिमेंट का कोई एटम है। अब ये एम एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पे +1 चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +2 चार्ज आएगा, अगर एन इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पे +n चार्ज आएगा, और साथ में ये एन इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। तो ये एनोड पे रिएक्शन होगा। तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन। तो आपसे पूछेगा ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड पे होता है, तो आप सिंपल बोलेंगे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ओके, तो ऑक्सीडेशन किस पर होता है? एनोड पे। इलेक्ट्रॉन चार्ज किससे सॉल्यूशन में एंटर करता है? कैथोड से। करंट किससे एंटर करता है? एनोड से। किस पे ऑक्सीडेशन होता है? एनोड पे। और कह सकते हैं एट विच रिडक्शन, एट विच रिडक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का गेन करना। तो जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैथोड। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो मान लीजिए ये M+N नाम का इस पे आयन है सॉल्यूशंस में, ये क्या किया? N इलेक्ट्रॉन गेन करके, और ये N। तो रिडक्शन कहां पे होता है? कैथोड पे। ऑक्सीडेशन कहां पे होता है? एनोड पे। बड़ा सिंपल भाषा में हो गया, सिंपल, कुछ भी परेशानी की बात नहीं हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। एनोड पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लूज होता है। कैथोड पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन होता है। एनोड से क्या होता है? करंट सॉल्यूशन में एंटर करता है। कैथोड से क्या होता है? करंट सॉल्यूशन से बाहर निकलता है। एनोड से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो होता है सॉल्यूशन के अंदर आता है। कैथोड से क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो है सो सॉल्यूशन से आपको बाहर निकलता है। तो ये एनोड कैथोड में डिफरेंस हो गया। तो मेटेलिक कंडक्टर, जिसको हम गैल्वेनिक सेल में या सेल में हम लोग इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं, इसको दो कैटेगरी में रखा गया। एक को कहा गया एनोड, दूसरा को कहा गया कैथोड। एनोड जो होता है वो आपको पॉजिटिव प्लेट होता है, और कैथोड जो होता है नेगेटिव प्लेट होता है। एनोड से करंट सॉल्यूशन में एंटर करता है, कैथोड से करंट सॉल्यूशन से बाहर निकलता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। ये दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं। तो देखो, अब मेटेलिक कंडक्टर जो था, जिसको हम इलेक्ट्रोड के नाम से जानते थे, इस इलेक्ट्रोड को हम दो कैटेगरी में रखे, एक को एनोड का, एक को कैथोड। और ये जो इलेक्ट्रोड को कैटेगरी करने का आधार था, वो आधार था करंट के फ्लो के डायरेक्शन के बेसिस पर। अब इसी इलेक्ट्रोड को, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोड को, हम दो कैटेगरी में फिर डिवाइड करते हैं कि क्या इलेक्ट्रोड को जो सॉल्यूशन में आपने डुबाया, मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मतलब उसमें क्या होगा? आयन होगा। इसमें क्या होगा? आयन होगा। जब कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, दे मस्ट कंसिस्ट आयन, दे मस्ट कंटेन आयन। आयन मतलब कौन कौन? तो उसमें कैटायन और एनायन होगा, और साथ ही साथ इसमें वाटर भी होता है। वाटर का भी आयन होता है। वाटर जब टूटता है तो एक H+ देता है और दूसरा OH देता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ये सब आयन तो इसेंशियली प्रेजेंट रहता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे इसमें आपने मेटल का कोई इलेक्ट्रोड डुबा दिया, मेटल के प्लेट को, तो कुछ मेटल होता है जो सॉल्यूशन से रिएक्ट कर जाता है। तो कुछ इलेक्ट्रोड क्या होगा, जैसे ही सॉल्यूशन में डुबाएंगे तो वो रिएक्शन में भाग ले लेगा। जैसे सोडियम है, अब सोडियम मेटल को आप इलेक्ट्रोड लिए तो पानी से फट से रिएक्शन कर जाएगा। तो कहेंगे सर ये जो इलेक्ट्रोड है वो अटैकेबल है, यानी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। और कुछ मेटल होता है जो सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करता, जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है। तो ये सब ऐसे इलेक्ट्रोड है जो कि उससे रिएक्ट नहीं करेगा। तो जो इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन से रिएक्ट कर जाए उसको हम लोग बोलते हैं अटैकेबल इलेक्ट्रोड, यानी उस पर अटैक हो रहा है, उस पर सॉल्यूशन के जो आयंस है वो अटैक कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन में भाग ले रहा है। और जो रिएक्शन में भाग नहीं ले उसको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो फर्दर हम ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ reactivity with solution, electrode can be of two type। ये इलेक्ट्रोड को दो कैटेगरी में रखा गया। एक को कहा गया अटैकेबल इलेक्ट्रोड। अटैकेबल देख करके नाम से जिस पे अटैक हो जाए, यानी जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले ले, मतलब आप कह सकते हो। और दूसरा जो इलेक्ट्रोड दूसरे कैटेगरी में था उसको कहा गया नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड यानी जो सॉल्यूशन में डुबाने पर रिएक्शन में भाग नहीं ले, नॉन अटैकेबल, या इसी को कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड को फिर दो कैटेगरी में रखा। अटैकेबल इलेक्ट्रोड क्या होगा? टेक पार्ट इन
इन रिएक्शन, रिएक्शन में भाग ले लेगा। और ये क्या होता है, डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में भाग नहीं ले। नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड, जो रिएक्शन से भाग नहीं लिया, मतलब सॉल्यूशन में डुबा दिया, रिएक्शन में भाग नहीं लिया। जैसे प्लेटिनम का रॉड दे दीजिए, सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करेगा, नॉर्मली वैसे ही रहेगा। आप इसमें गोल्ड का रॉड दे दीजिए, रिएक्शन में भाग नहीं करेगा। ग्रेफाइट का दे दीजिए, सॉल्यूशन में रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये सब इनर्ट इलेक्ट्रोड हो गया, इस सबको हम नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड कहते हैं। और जैसे मान लीजिए इसी सॉल्यूशन में सोडियम का रॉड डाल दीजिए, इसमें पोटेशियम का डाल दीजिए, इसी में आप कुछ ऐसे मेटल का डाल दीजिए, तो क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा, तो बोलेंगे अटैकेबल इलेक्ट्रोड, टेक पार्ट इन रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल जैसे कौन सा हो जाएगा भाई, जैसे सोडियम हो गया, जैसे पोटेशियम हो गया, जैसे मान लीजिए कैल्शियम हो गया, ये सब आपको अटैकेबल इलेक्ट्रोड में आता है। और नॉन अटैकेबल में एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल देखिए इसका। तो नॉन अटैकेबल में आपको एग्जांपल हो जाएगा कौन कौन, जैसे कॉपर हो गया, जैसे Ag हो गया, जैसे Au हो गया, प्लेटिनम हो गया, समटाइम पैलेडियम भी यूज करते हैं। तो ये सब, ग्रेफाइट भी होता है, ये सब ग्रेफाइट भी होता है, समटाइम Hg जानते हैं, मरकरी भी होता है, ये सब नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड होता है। तो चलिए फर्दर हम लोग बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोड को, इलेक्ट्रोड जो मेटेलिक कंडक्टर है जिसको हम सॉल्यूशन में डुबाएंगे, इसको दो बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया। एक था करंट के डायरेक्शन के बेसिस पे, एनोड और कैथोड, और दूसरा बेसिस था कि क्या वो सॉल्यूशन में रिएक्शन में भाग ले रहा है या नहीं ले रहा है। इस बेसिस पे दो प्रकार के फिर रखा गया, अटैकेबल इलेक्ट्रोड जो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाए उसको अटैकेबल इलेक्ट्रोड कहेंगे, नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड जो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करे। अक्सर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करने के समय में नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड भी यूज करते हैं, तो ये चीज को ध्यान रखिए। तो इलेक्ट्रोड मेटेलिक कंडक्टर का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। चलिए बच्चों, तो अब एक दूसरी तरह का कंडक्टर जो हम सेल बनाने में यूज करते हैं, जो सॉल्यूशन में रहता है, जिसको कंटेनर में रखते हैं, इसका या तो पिघला हुआ मोल्टेन स्टेट रहेगा या हम एक्वस स्टेट बनाते हैं, तो उस कंडक्टर को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है कौन, तो आयंस, दे मस्ट कंसिस्ट आयंस। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किसको कहेंगे, पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना, इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैरीड बाय द आयंस, जिसमें आयंस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कैरीड हो। जैसे मान लीजिए सपोज एक आप बर्तन ले लिए और बर्तन में क्या किए, आपने एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया। सॉल्यूशन आप जानते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, एसिड बेस सॉल्ट। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, इसमें NaCl नमक होता है, नमक तो घर में मिलता है। जैसे ही पानी में आपने NaCl दिया, यानी पानी में आपने डाल दिया, तो NaCl फट से क्या होगा, पानी में जाने के बाद टूट जाता है। किसमें, एक सोडियम आयन में और एक क्लोराइड आयन में। और ठीक ये जो वाटर है ये भी क्या करेगा, आपको कुछ थोड़ा टूटता है लेकिन कम, इसमें तो वाटर भी खुद टूटता है H+ आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। तो अब देखिए ये सॉल्यूशन जो है इसमें आयन फ्री है, सोडियम आयन भी है, क्लोराइड आयन भी है, H+ आयन भी है और हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या है, दिस सॉल्यूशन कंसिस्ट, इसमें क्या है बेटा, तो कहोगे दिस सॉल्यूशन कंसिस्ट आयंस। इसमें आयंस है, कौन कौन आयंस है, कैटायंस है और एनायंस है, राइट। तो इसी को बोलते हैं दिस सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं कि इसमें कौन सा आयन फ्री है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कौन कैरी करेगा, आयन करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किसको कहेंगे, तो बड़ा सरल भाषा में कि वह सब्सटेंस, वह कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्री आयन कैरी करे। फ्री आयन कैरी के बाद उसमें आयन हो, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को फिर कैटेगराइज करा गया, क्लासिफाइड किया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। यानी ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है इसको फिर क्लासिफाइड किया गया। इसका जिस तरह से मेटेलिक कंडक्टर इलेक्ट्रोड को एनोड कैथोड में क्लासिफाइड किया गया, अटैकेबल और नॉन अटैकेबल में, उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है, जो इसमें आयन है, इसको भी क्लासिफाइड किया गया, इसको भी टाइप्स में रखा गया। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो है इसको भी दो बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया। एक बेसिस था कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट आपने पानी में दिया वो कितना टूटता है, बहुत ज्यादा टूटता है या कम टूटता है। जैसे मान लीजिए आपने 10 मोल इलेक्ट्रोलाइट दिया, 10 में से 2 मोल टूट गया, 8 मोल नहीं टूटा, तो क्या कहेंगे सर, बहुत कम टूटा। तो कहेंगे सर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और 10 मोल दिया, 10 का 10 मोल टूट गया, तो कहेंगे सर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट को हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको कहेंगे जो सॉल्यूशन में कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए, पूरा का पूरा टूट जाए, जितना डाले सब टूट जाए, जाहिर सी बात, तो ज्यादा आयन देगा, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो कम टूटे उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो कम टूटेगा उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो उसमें आयन कम होगा, तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा टूटेगा तो उसमें आयन ज्यादा होगा तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। तो इसीलिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग फिर देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कितने तरह के होते हैं। चलिए बच्चे, तो अब देखिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बता दिए कि वह सॉल्यूशन होता है क्योंकि उसमें आयंस होता है और आयंस ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है। इलेक्ट्रोलाइट को फिर दो कैटेगरी का आपको मिलेगा पूरे केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोलाइट दो कैटेगरी का होगा, एक को कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक को कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। पढ़े होंगे इसको हम लोग आयनिक मीडियम में भी पढ़ते हैं जब 11th क्लास में होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक उसको बोलते हैं जो कम डिसोसिएट होता है, वेरी कम। जैसे 10 मोल दिए 2 मोल टूट गया, 10 मोल दिए 1 मोल टूट गया, पूरा नहीं टूटा, तो उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वेरी सिंपल इसको डिफाइन करेंगे, क्या कहेंगे, द इलेक्ट्रोलाइट्स which dissociated completely at all range of the concentration of solution। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के हर रेंज पर, हर कंसंट्रेशन पे पूरा टूट जाए उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो बहुत कम टूटे, which dissociated very less at all range of the concentration of solution। जो सॉल्यूशन के हर कंसंट्रेशन पे पूरा नहीं टूटे, बहुत कम टूटे, वेरी लेस, उसको बोलेंगे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट। और जो बहुत पूरा टूटे उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उसका अल्फा, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलमोस्ट 1 होता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इसका अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 होता है। अब देखिए ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन आएगा, देखिए एग्जांपल, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ऑल स्ट्रॉन्ग बेस, ये आता है स्ट्रॉन्ग में, एंड मोस्ट ऑफ द सॉल्ट। और सॉल्ट दुनिया भर का, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स, ये जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सभी सॉल्ट, ये क्या होता है आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आता है। और वीक में कौन आता है भाई, तो वीक एसिड, अब कौन कौन वीक एसिड है, वीक बेस, ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है। अब ये वीक कौन होता है, इसको हम लोग आयनिक में पढ़े थे, एंड फ्यू सॉल्ट, और कुछ सॉल्ट, ज्यादा नहीं। तो ये आपको सॉल्ट अक्सर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, और कुछ सॉल्ट थोड़ा बड़ा होता है जो आपको वीक आता है। तो हमें इलेक्ट्रोलाइट दो कैटेगरी का हो गया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग कंप्लीट टूटता है, इसका मतलब इसमें ज्यादा आयंस होगा, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। वीक कम टूटता है, इसमें आयंस कम होंगे, इसलिए कंडक्टिविटी कम होगा। अब देखिए यही इलेक्ट्रोलाइट जिसका सॉल्यूशन आपने तैयार किया, उसको आपने दो क्लास में रखा। किस आधार पर, आधार क्या था आपका क्लास दो टाइप में रखने का, वो आधार था कि कौन कंप्लीट टूट जा रहा है और कौन कम टूट रहा है। जो कंप्लीट टूट रहा है उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहे, और जो बहुत कम टूट रहा है उसको वीक कहे। अब वही सारे इलेक्ट्रोलाइट को फिर हम दो क्लास में रखे, तो सर अब कौन सा बेसिस है क्लासिफिकेशन करने का, तो अब जो बेसिस है कि कौन आपको पिघल कर मतलब लिक्विड स्टेट में भी आयन देता है और कौन लिक्विड स्टेट में आयन नहीं देता है। तो जो लिक्विड स्टेट में भी आयन देगा उसको बोलेंगे ट्रू इलेक्ट्रोलाइट, और जो लिक्विड स्टेट में आयंस नहीं दे, सिर्फ पानी में ही डूबने पर आयंस दे, उसको बोलेंगे पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के हो गए, किस बेसिस पर, कि किस स्टेट में वो आयन देता है, किस अवस्था में वो टूटकर आयन देता है, किस माध्यम में वो टूटकर आयन देता है। तो ये हो गया ट्रू इलेक्ट्रोलाइट और वो हो गया पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। ट्रू इलेक्ट्रोलाइट जैसे हम एक एग्जांपल लें, सोडियम क्लोराइड। देखिए आप जानते हैं ये आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड स्टेट में है। अगर हम इसको मेल्टिंग पॉइंट पे हीट कर दिए और इसको टेम्परेचर बढ़ा करके हम लोग मेल्टिंग पॉइंट पे ले गए, ओके, तो जैसे ही पिघल जाएगा तो ये पिघल करके फट से सोडियम आयन लिक्विड और क्लोराइड आयन में टूट गया। तो इसका मतलब ये जो सोडियम क्लोराइड है ये लिक्विड स्टेट में पिघल कर, इसमें पानी में नहीं डाले, पिघला करके आयन में तोड़ दिए। तो इसका लिक्विड स्टेट भी क्या करेगा, आयन है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और इसी सोडियम क्लोराइड को अगर मान लीजिए हम लोग पानी में डाल दिए, कहाँ डाल दिए बेटा, पानी में डाल दिए, तो पानी में भी डालने पर ये क्या हो गया, देखिए सोडियम आयन AQ मतलब एक्वस, और क्लोराइड आयन AQ मतलब एक्वस। देखिए तो ये सोडियम क्लोराइड क्या है, पिघल कर भी आयन देता है और पानी में घुल कर भी आयन देता है। तो कहेंगे सर ये जो सोडियम क्लोराइड है ये ट्रू इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट है। सो दैट्स व्हाई which gives ions in
मोल्टेंट एंड एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट कॉल्ड ट्रू इलेक्ट्रोलाइट, कॉल्ड ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। जो पानी में घुलकर भी आयन दे और पिघलकर भी आयन दे उसको बोलेंगे ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। ओके, लेकिन कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो सिर्फ आपको पानी में तो आयन देगा, लेकिन आपको पिघल कर मेल्ट करने पर लिक्विड स्टेट में, गैस स्टेट में आयन नहीं देता है। जैसे हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, सपोज दैट HCl, देखिए ये कोवैलेंट पोलर मॉलिक्यूल है, इसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है। अब देखिए ये सॉलिड स्टेट में है तो आयन में नहीं है, मॉलिक्यूल है। इसको आप मेल्टिंग पॉइंट पे क्या कीजिए, हीट करके इसको आप पिघला दीजिए। अब ये HCl लिक्विड तो हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये मॉलिक्यूल है, आयन में नहीं टूटा। इतना ही नहीं, इसको आप क्या कीजिए और हीट कर दीजिए और HCl को गैस में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए गैस में भी मॉलिक्यूल है, लिक्विड में भी मॉलिक्यूल है और सॉलिड में भी मॉलिक्यूल है। तो क्या कहेंगे, ये जो HCl है ये पिघल कर लिक्विड स्टेट में आयन नहीं देता। इसका मतलब इसका लिक्विड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, जबकि यही सोडियम क्लोराइड का लिक्विड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो ये ट्रू इलेक्ट्रोलाइट हो गया, क्योंकि पिघल कर भी आयन दे रहा है। लेकिन इसी HCl को आप जैसे ही थोड़ा सा ले जाइए और जैसे ही इसको पानी में दे देते हैं, कहां दे देते हैं, पानी में, देखिए फट से ये टूट जाएगा, किसमें, H+ आयन दे देगा और साथ ही क्लोराइड आयन दे देगा, साथ ही क्लोराइड आयन दे देगा। तो वो क्या आपने ऑब्जर्व किया, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व हियर, सर ये जो HCl है ये सिर्फ पानी में ही आयन देता है, सिर्फ पानी में ही आयन देगा। ध्यान देखिए, सिर्फ पानी में घुलकर ही आयन देता है, ही आयन देता है, ठीक है, पिघल कर नहीं, नॉट इन मोल्टेंट स्टेट, नॉट इन मोल्टेंट स्टेट, नॉट इन मोल्टेंट, दैट इज लिक्विड स्टेट। तो कहोगे सर ये क्या हो गया, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। तो जितने भी एसिड होते हैं, यानी अक्सर ये कोवैलेंट कंपाउंड नेचर का इलेक्ट्रोलाइट होगा, यानी एसिड होगा, वो सब पोटेंशियल में आएगा। और इसमें क्या होगा, एग्जांपल ध्यान रखिए, मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड क्या होगा आपको ट्रू इलेक्ट्रोलाइट में होगा। एग्जांपल में ले लीजिए सॉल्ट, सॉल्ट जो होता है ये ट्रू इलेक्ट्रोलाइट में होता है। और फ्यू मेटेलिक बेस, और मेटेलिक बेस जो होगा वो भी आपको, ये आयनिक नेचर का होता है, ये ट्रू इलेक्ट्रोलाइट होगा। लेकिन ये कौन सा होगा पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट में, सिर्फ आपको क्या होगा, आयनिक कंपाउंड, सिर्फ क्या होगा, आयनिक कंपाउंड, यानी एसिड, HCl, H2SO4, ये सब क्या होता है, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट में आता है। ओके, तो हम लोग क्या देखे आज पढ़े कि मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड एनोड, कैथोड, और फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में सॉल्यूशन में फिर पढ़ लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ट्रू इलेक्ट्रोलाइट और पोटेंशियल। यहाँ से क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का बच्चे, जेईई मेंस में और नीट में, जिसका हम कभी कभी डिस्क्रिप्शन में आपको टेस्ट में दे देंगे, या फिर हमारे जो टेस्ट सीरीज है उसमें भी आपको क्वेश्चंस